ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋम्स बनाए जा रहे हैं। 24 साल हो गया, आज तक तो बने नहीं। 2001 से पहले कॉर्पोरेशन कमेटीज डॉग मारते थे, जिसमें 250 कुत्ते मारे गए थे। उसमें से एक कुत्ता मेरी गली का था। 2001 का कानून की सीगा 2001 का कानून यही था कि जो सड़क के कुत्ते हैं उनको उठाया जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उनको वापस छोड़ दिया जाए। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो डर से पैदा नहीं होता कि कुत्तों से डरता है। हम लोग सिखा रहे हैं कि कुत्ता आए तो पत्थर उठा लो। ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ Animal husbandry solution। ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ऑन एस्पेक्ट ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल वो भी बहुत अच्छे हैं। क्या हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग रूल्स 2017 में कानून आया उसको इम्प्लीमेंट किया। इस डेयरी इंडस्ट्री में इन गायों का रोज शोषण होता है, रोज ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, इनके मेल बच्चों को मार दिया जाता है, उसके अंदर भूसा भर के खलबच्चा डाल के उनके सामने आगे रखा जाता है कि उसकी स्मेल से वो दूध देती रहे। अगर गाय से इतना प्यार है तो क्यों उनके बच्चे करा के वहाँ दूध बेचा जाता है। और हम बेवकूफ लोग वहाँ पे आंखों में पट्टी डाल के गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है करते करते उसके बच्चे का दूध हम लोग पी जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ मैं ਹੋ ओपनली बोल रही हूँ यार, कर रहे हैं लोग, क्या करूँ मैं तो दूध पीना बंद कर सकती हूँ। सबको कहे जो दूध पीना बंद कर दो, आलमंड मिल्क पे आ जाओ। ਹਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਜਾਜ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल जी। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਜੀ? जब मैं कॉलेज में थी, ज्ञान सागर कॉलेज में, तो पटियाला कॉरपोरेशन में जैसे नॉर्मली हम लोग थोड़ा बहुत फीडिंग करते हैं घर के आसपास ना, तो मैं डॉग्स को खाना खिला देती थी। एंड आई वाज नॉट इनटू कि टोटली एनिमल वेलफेयर, कुछ नहीं जानकारी था। कॉलेज जाते थे, घर आते थे। तो कॉरपोरेशन पटियाला में एक नसबंदी का उस टाइम 2014-15 में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 250 कुत्ते मारे गए थे। उसमें से एक कुत्ता मेरी गली का था। तो नसबंदी के दौरान कुत्ते मारे गए थे क्योंकि जिसको ठेका दे रखा था वो सिर्फ कुत्ते उठाता था, ऑर्गन्स निकालता था और उसे कहीं फेंक देता था। तो उसमें से एक डॉग हमारी गली का था जिसके 10-10 दिन के बच्चे थे। तो वहाँ से पहला एक इम्पैक्ट होता है माइंड में कि गलत हुआ है। बट फिर कॉलेज में भी जैसे माँ के बच्चे हुए, बच्चों को बोरी में डलवा के कॉलेज वाले फिकवा देते थे, तो वो भी नहीं देखा जाता था। तो फिर मैंने कॉलेज के अगेंस्ट आवाज उठाई और कॉलेज पे पर्चा करवा दिया। उसका हर्जाना क्या? फाइनल ईयर के एग्जाम के दौरान वाइवा नहीं लिया गया था, बट मैंने भी फिर सिफारिश लगवाई कि वाइवा तो ले लो मेरा, बट वाइवा ले लिया गया था। इट्स नॉट लाइक डिग्री मिली कि नहीं? डिग्री मिली, प्रैक्टिस करी, बट बीच में थोड़ी हरासमेंट तो हुई क्योंकि मैनेजमेंट के अगेंस्ट गई थी। बट मैं लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट नहीं गई थी। लॉ ऑफ लैंड इज फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग माय कॉलेज टू फॉलो। अगर कॉलेज फॉलो नहीं कर रहा और कुछ भी अनएथिकल कर रहा है तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो मैटर व्हाट, मेरी ड्यूटी बनती थी आवाज उठाने की, तो वो मैंने उठाई। ठीक है। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋम्स ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ। पहली बात तो ये जब रूलिंग आई है अभी वो रिजर्व पे है, क्योंकि जिस दिन ये 11 अगस्त को हेयरिंग हुई थी तो जज साहब ने हमारी सुनी ही नहीं। किसी भी वहाँ जो संस्था थी उनका पक्ष सुना ही नहीं था, और ये लॉ जो बना हुआ है उसके अगेंस्ट जाके ऑर्डर दिया था। जो लॉ बना हुआ है वो साइंटिफिक एविडेंसेस के तहत लॉ बनाया गया है। कोई भी जजमेंट, अपने लॉ के अगेंस्ट कोई जजमेंट निकालना वैलिड नहीं है। और जहाँ तक शेल्टर होम बनाने की बात है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एबीसी रूल्स के तहत कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत, एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, डॉग स्टरलाइजेशन रूल्स,
तो 2001 से पहले कॉर्पोरेशन कमेटीज डॉग मारते थे। जी। जैसे मद्रास में 20 साल तक डॉग्स मारते रहे, या पंजाब में भी हर जगह डॉग किलिंग होती थी, बट कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला ना। डॉग मारते रहे और इवेंचुअली एक वैक्यूम इफेक्ट होता है कि अगर एक एरिया खाली होगा तो आसपास के डॉग्स और आ जाएंगे और वो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होता रहेगा, बिकॉज डॉग्स के वेंजर्स हैं, वो एक गार्बेज पे जीते थे उसके वेंजर्स जी। तो डॉग किलिंग तो सोल्यूशन था नहीं। तो 2001 में एक कानून निकला था एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का, उस पे स्पेसिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स गवर्नमेंट बनाएगी। 24 साल हो गए, आज तक तो बने नहीं। शेल्टर हम खाक बनाएगी। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ऑफिसर ने सपोर्ट नहीं की पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ जाना पै गया? जब हम संस्था की तरफ से काम करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट, एक सरकार का सपोर्ट। लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट तो पंजाब में था, बट पंजाब सरकार से इतने सालों से मैंने फॉलो अप किया है, रिक्वेस्ट की है, सोल्यूशन प्रपोज किए हैं, पार्टी बदलती रही, जो भी सरकार आती रही, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। बट अब फ्रैंकली पिछले 1-1.5 साल से मैं गिव अप कर चुकी हूँ। जब पटियाले की हूँ, पंजाब सरकार जब अपने स्टेट की लड़की जो काम कर रही है उसकी इज्जत नहीं करती, मुझे केरला सरकार अच्छे से बुलाती है, काम के लिए मैं वहाँ जाती हूँ, 15 दिन मैं वहाँ रहती हूँ, एंड आई एम वर्किंग विद केरला स्टेट गवर्नमेंट ऑन रेबीज कंट्रोल। सो एक कहावत ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਡੌਗਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ भी इन्हों की गल सुनने तैयार नहीं है। सो जो बर्थ कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ था एक, उस प्रोजेक्ट में आपने बोला कि किलिंग हुई। हाउ कैन यू से दिस कि किलिंग हुई? देखिए सर, जब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आए थे 2001 में, तो वो सबको फॉलो करने थे। तो जिसको भी प्रोजेक्ट देना था उसको, वो या तो सिर्फ 2 माइंडसेट से आएगा प्रोजेक्ट चलाने, पैसे कमाने के लिए, या तो सेवा भाव से कि ठीक है हमने नसबंदी करनी है, जहाँ से कुत्ता उठाया है ऑपरेशन करना है, वापस वहीं छोड़ना है, हैप्पीली हेल्दी वापस छोड़ना है, जो एथिकल तरीके से करना है। दूसरा कि सिर्फ कुत्ता उठाओ, ऑर्गन निकालो और कुत्ता मरे खपे जो मर्जी हो, हमें लेना देना नहीं। तो अब वो संस्था कौन सी आती है वो डिपेंड करता है। इतना ज्यादा करप्शन था इस चीज में कि मुझे याद है 2018 की बात है, मैं पूरे इंडिया में कोई एनजीओ नहीं है जहाँ पे रिक्वेस्ट करने ना गई हूँ कि प्लीज पंजाब में आके ठेके ले लो एबीसी के। क्योंकि पहले मैं सरकार के साथ लड़ती थी कि आप गलत लोगों को टेंडर दे रहे हैं, कुत्ते मर रहे हैं। सरकार का कहना भी जायज था, कमिश्नर से मिल रही हूँ, डीसी से मिल रही हूँ कि आप कोई एनजीओ ले आओ फिर जो काम अच्छे से करे। हर एनजीओ अच्छी बड़ी एनजीओ के पास गई कि कोई पंजाब में आ जाए, कोई नहीं आया। तो तुसी क्यों नहीं पंजाब लिए काम किया? फिर मैंने तो पंजाब में शुरू किया एनिमल बर्थ कंट्रोल। आपने बहुत लेट कर दिया। मैं उस टाइम हार्डली 24 साल की थी जब मैंने ये शुरू किया। तो तब बिकॉज वो टेंडर भरना, कैसे भरना है, वो खुद ही शुरू किया, छोटे कैंप से शुरू किया था। पहले तो 100-200 रुपए इकट्ठा करती थी डोनेशन, फिर सैटरडे संडे जॉब करती थी ब्रिटिश काउंसिल में, वहां से जो फ्रीलांसिंग का पैसा कमाती थी, फिर मैं कैंप ऑर्गेनाइज करती थी सड़क के कुत्तों के लिए, ताकि उनकी स्टरलाइजेशन हो जाए। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ने किया है वो बहुत सही है, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ चीज़ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? आप उस इंसान का एग्रेशन देख सकते थे, उसने तलवार भी निकाली थी, हाउ वायलेंट ही वाज, कि कितना वायलेंस था उसमें जी, एंड गलत है। अब देखिए सोल्यूशन, हम सोल्यूशन पे बात करते हैं एज अ न्यूट्रल बन के। एनिमल लवर छोड़ दीजिए, मुझे जानवर पसंद है, इट्स ओके, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सबको जानवर पसंद होंगे, डरते भी होंगे, किसी के घर पे बाइट भी हुआ होगा, है ना, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो भी जानवरों से प्यार करेगा। बट प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम डॉग मेनेस का नहीं, प्रॉब्लम ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट का है। पर हम सोल्यूशन पे क्यों नहीं बात कर रहे? अब वो इंसान जो कल हमें गाली गलौज भी कर रहा था, तलवार भी दिखा रहा था, और हम लोग भी, हम लोगों दोनों को सोल्यूशन तो चाहिए ना। सोल्यूशन तो एक ही है
कि अगर अगर सड़कों पे डॉग्स ही ना हो, अगर ये 2001 का कानून सरकार फॉलो कर लेती तो 2001 ਦਾ डॉग ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? 2001 का कानून यही था कि जो सड़क के कुत्ते हैं उनको उठाया जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उनको वापस छोड़ दिया जाए, सिंपल। फिर कुत्ते तो वहीं सड़क पे आ गए ना। तो डॉग आगे रिप्रोड्यूस नहीं होगे ना, डॉग डेंसिटी कम हो जाएगी, बर्थ सारे कंट्रोल हो लोग जाएगा। बर्थ कंट्रोल कम हो जाएगा, सारे डॉग्स वैक्सीनेटेड हो गए। तो अगर हम ये चीज पहले 10 साल पहले कर लेते तो आज वो डॉग्स हार्डली सारे बुजुर्ग कुत्ते होते, कोई पपीज ना होता, डॉग पॉपुलेशन ना इंक्रीज होती। पंजाब में फेलियर क्यों है? क्योंकि अभी तक वो नसबंदी के सेंटर ही नहीं बनाए गए। मैं तो खुशी खुशी गांव में काम करना चाहती हूँ पंजाब के, पर नसबंदी के सेंटर तो बनाए। मैं राजपुरे की हूँ, राजपुरे में पिछले 6 साल से ये मैं रो रही हूँ कि प्लीज सेंटर तो बना दो। काम तो मैं कर लूंगी, सेंटर तो बना के दो। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਲਈ 2 ਕਮਰੇ ਜਾਂ 3 ਕਮਰੇ enough? नहीं, प्रॉपर ओटी बनता है, एसओपी बनाई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। हम लोग मैं पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके एक सिटी जाके उनको प्रपोजल तक दे चुकी हूँ, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कराना है, यहाँ पे ये रेनोवेशन कराना है, बट उसके बाद बात ठप हो जाती है एंड दे जस्ट आस्क अस कि आप टेंडर फिल कर दो। अरे टेंडर तो मैं फिल कर दूं, काम का कराना है? पहले अस्पताल बनेगा फिर फंक्शनिंग पे बात काम होगी ना। होगा। जब तक अभी तक अस्पताल ही नहीं बना, फंक्शन कहाँ करें हम? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡਤਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲਿयर। सर अब दिल्ली की बात करते हैं। देखिए हर जगह का अलग अलग सिचुएशन है। जी दिल्ली में 20 एबीसी यूनिट्स है, उनकी हालत आप जाके देख सकते। वो सेंटर्स की हालत क्या और कितने फंक्शनल है और कितने फंक्शनल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली सुना गया कि 10 लाख कुत्ता। डॉग पॉपुलेशन करी किसने? डॉग पॉपुलेशन सर्वे किसी ने नहीं किया अभी तक तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हमने कभी तक डॉग पॉपुलेशन सर्वे ही नहीं किया किसी सिटी का। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पटियाला में हमने काम शुरू करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, डॉग पॉपुलेशन कितनी है, हमारा टारगेट क्या है। जब तक हमें डॉग पॉपुलेशन में एस्टिमेटेड डॉग पॉपुलेशन, डॉग डेंसिटी, एक एरिया में कितने डॉग्स है, अगर सपोज 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर सिर्फ 2-3 डॉग्स है विच इज लेसर डॉग डेंसिटी, अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में 2000 कुत्ता है कि डेंसिटी कितनी है डॉग्स की। नेक्स्ट इज न्यूटर कवरेज, कितने डॉग्स न्यूटर्ड है कितने अनन्यूटर्ड है, उसी से तो पता लगेगा कि इम्पैक्ट क्या है। न्यूट्रेड और अनन्यूट्रेड इसमें क्या फर्क है? हम नॉर्मल बंदा जिसकी कैसे? नसबंदी हो चुकी है, जिसकी नसबंदी नहीं हुई। ओके अगर सपोज आपके एरिया में वो वाले डॉग्स हैं जिनके कान नॉच हो गए, कान में भी हाँ वो shape का उसकी वो cut हो नसबंदी गया, कर चुके हैं तो वो। मतलब उसकी नसबंदी हो चुकी है, वो आगे पपीज वगैरह नहीं होंगे उसके और वो वैक्सीनेटेड भी होगा। पर जिसका कान नहीं कटा हुआ वो कितने डॉग्स है? जितने ज्यादा न्यूटर डॉग्स हो गए दैट मींस वहां का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਆ? देखिए सर, अगर हम यंग एज में डॉग की स्टरलाइजेशन कर दे तो उसमें जो हार्मोनल एग्रेशन है वो तो खत्म हो जाएगा। डॉग बाइट्स मोस्टली तब होता है जब फीमेल ने बच्चे दिए हो, है ना, प्रोटेक्टिव नेचर होगा तब बाइट्स होगा। दूसरा जब कोई फीमेल हीट पे आई हो, मेल्स आपस में फाइट कर रहे हो, तब थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट होता है, तब बाइटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब डॉग ही न्यूटर हो गया तो ना फीमेल हीट पे आएगी, ना बच्चे होंगे, ना फाइट होगी। और डॉग जब स्टरलाइज हो जाता है उसका मेटाबॉलिज्म वैसे ही कम हो जाता है, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। डेफिनेटली शांत होगा। और डॉग अगर वैक्सीनेटेड है वो आपकी सोसाइटी के लिए प्रोटेक्शन हुई ना, कि बाहर से डॉग इज अ टेरिटोरियल एनिमल, बाहर से किसी डॉग को भी नहीं आने देगा। अगर डॉग आपका वैक्सीनेटेड है, आपकी कम्युनिटी डॉग्स वैक्सीनेटेड है, तो रेबीज का भी खतरा खत्म। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ हुई है नहीं हुई, हर तरह का कुत्ता छोटे बच्चों का शिकार क्यों बनाता है? देखिए छोटे बच्चों को ना हम क्या सिखाते हैं, कुत्ता आएगा तो क्या करना है, हट मारना। हट, हम शुरू से ये सिखाते हैं। हाँ जी We never teach them how to coexist, how to prevent dog bite cases. कुत्ते को देख के भागना नहीं है। कुत्ते को देख के जब भागेंगे तो उसे गेम लगता है कि चलो हम भी भागते हैं। अच्छा जिवें ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ हड्डी सुट्टदे हैं तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। तो कुत्ते को देखते हैं अगर डरते ही भागेंगे तो वो चीज गलत है, वो नहीं करनी।
क्या करना है क्या नहीं करना वो तो हम बच्चों को सिखाते ही नहीं। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ मैडम प्राप्ति बजाज दे रहे हैं जी। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो डर से पैदा नहीं होता कि कुत्तों से डरता है। हम लोग कैसे उसे सिखा रहे हैं कि कुत्ता आए तो पत्थर उठा लो, जी। यही बोलते हैं हाँ जी, मोस्टली। ये चीज नहीं, क्योंकि हम उसे प्रवोक कर रहे हैं। अगर हम लोग पत्थर उठाने का सिखाएंगे बच्चों को तो एनिमल में भी डिफेंस एक्शन होगा ना, कि मुझे मारेंगे इससे पहले मैं अटैक कर दूं। सो कभी पत्थर नहीं उठाना, आई कंटैक्ट नहीं करना, भागना नहीं है उसको देख के। अगर आपको लग रहा है डॉग अटैक करेगा, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल स्टिल स्टैंड करना है, डॉग विल नेवर अटैक यू। ये चीजें बच्चों को सिखानी जरूरी है। बच्चों से पहले पेरेंट्स को पता होना जरूरी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਡਸ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਗੌਸਿਪ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। देखिए ਕਈ सर, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਟਕਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि पेरेंट्स की लाभ, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं जनरलाइज पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं करूंगी, या जनरलाइज डॉग पे ब्लेम नहीं करूंगी, या जनरलाइज बच्चों पे ब्लेम नहीं जी। करूंगी। हर सिचुएशन का कुछ ना कुछ कॉज अलग होगा। जी। बट जितना हमने डाटा जब इकट्ठा किया है, हमारा एक IBCM नाम से कैंपेन चलता है, इंटीग्रेटेड बाइट केस मैनेजमेंट, जिसमें जितने पेशेंट्स आते हैं हाँ जी। IDVR डिपार्टमेंट में, इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन, जो रेबीज की सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन होती है, हमारा एक कैंपेन है IBCM के नाम से, इंटीग्रेटेड बाइट केस मैनेजमेंट, जिसमें हमने 2 हॉस्पिटल में बाइट्स रिकॉर्ड किए। कोई भी एनिमल बाइट का विक्टिम अगर हॉस्पिटल में आ रहा है तो बाइट का सोर्स क्या है, इंसिडेंट क्या था, कहाँ बाइट की है, कि कौन सी कैटेगरी ऑफ बाइट है, और क्या उस पेशेंट ने सारी 4 डोज ली है या नहीं ली। सो मेडिकल कॉलेज ट्रिवेंड्रम एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रिवेंड्रम केरला में हमने विद परमिशन, गवर्नमेंट परमिशन से, हमने 2 साल काउंसलिंग सेटअप किया है हॉस्पिटल्स के अंदर। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि डेटा क्या था। 52% ऑफ द केसेस वर फ्रॉम डॉग्स, रेस्ट ऑफ द केसेस वर फ्रॉम अदर एनिमल्स। आउट ऑफ 52, 32% वर फ्रॉम स्ट्रीट डॉग्स, रेस्ट ऑल फ्रॉम पेट डॉग्स। अब ये सेग्रीगेशन ऑफ डेटा मुझे गवर्नमेंट दिखा दे किस अस्पताल में हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ? मेरे पास एक एक चीज का डेटा है, एक एक फोन नंबर, एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ नहीं आए? मीडिया, मैं अभी 2 साल से उसको ले रही थी। अब मैं प्रॉपर चैनल से उसको एक पब्लिक हेल्थ के रिसर्च टीम को लेके वो सारा पूरा उसको डीप स्टडी करेंगे, इंसिडेंट स्टडी करेंगे, उसमें रैंडम सर्वे करेंगे, देन विल गो टू द एथिकल कमिटी टू पब्लिश इट। वंस वी गेट द परमिशन तब वो पब्लिश कर सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਆ ਗਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ डिपार्टमेंट उस मैं तो चीज़ से सिर्फ सफाई? इतना कह रही हूँ, जो चीज हमने 2 अस्पताल में की है वो सारे इंडिया में सिर्फ 1 महीने के लिए कर दो। सेग्रीगेशन ऑफ बाइट्स, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा बाइट्स आ कहाँ से रही है। मैं ये नहीं कह रही जो केरला में डेटा आएगा वो पंजाब में सेम डेटा आएगा, डेटा डिफरेंट होगा। वहाँ पे मोस्टली मैंगूज बाइट्स काफी आ रही है, यहाँ पे मैंगूज कहाँ है। सो आप सेम सेग्रीगेशन मेथड हर अस्पताल में 1 महीने के लिए कंपलसरी कर दो और अनबायस्ड डेटा रिलीज कर दो। मैं तो सरकार को इतना ही कह रही ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, नो डाउट दे आर अर्निंग गुड। ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? एनिमल हस्बेंड्री से पूछिए, वो जवाब नहीं देंगे, वो मेरे पास पॉडकास्ट पे आते नहीं है, फिर मैं जवाब कैसे दे दूँ? क्योंकि ਤੁਸੀਂ मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कहाँ लड़ूँ। NGO नाम का होता है सर, चलाता 1-2 बंदे ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ और नफरत करने वाले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? जो सरकारी सीट पे लोग बैठे हैं वो चाहे जानवरों से प्यार करे ना करे, उनको अपना ड्यूटीज तो फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ जाके उनको ये नहीं बोलती कि जानवरों से प्यार, मैं तो ये कह रही हूँ आपकी ड्यूटी में ये आ रहा है, आप बस वो कर दो, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार से दुश्मनी कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि मेरे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स चलते हैं वहाँ पे। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ मिलके नसबंदी का प्रोग्राम करती हूँ, बट मैं खुद बता रही हूँ कि वो फेलियर क्यों है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। मेरा तो एक ही लास्ट होप है, जो ये नया बैच IAS ऑफिसर्स का निकल रहा है, अब जो नए वेट्स अपॉइंट होएंगे एनिमल हस्बेंड्री पे, वही हमारा जो यूथ अब जो आगे आएगा, वही दैट इज द ओनली रे ऑफ होप। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। अप्रोच अभी भी करती हूँ, बट यू नो द पॉलिटिकल प्रेशर व्हाट दे आर गेटिंग दीज ऑफिसर्स, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਵੇ, फिर ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ही हुआ। फिर अब मैं लड़के काम नहीं कर सकती, मेरे को तो सोल्यूशन चाहिए ना ऑन ग्राउंड। या तो मैं लड़ूंगी, मैं एक्टिविज्म तो ठीक है, इम्पैक्टफुल एक्टिविज्म कि ऑन ग्राउंड भी हम काम करेंगे, वी आर देयर टू हेल्प गवर्नमेंट। अब मैं किसी कमिश्नर के पास जाऊं, उसके पास 50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फाइल पड़ी है। अब मैं उनको ये तो कहूंगी नहीं कि भैया मेरा A to Z आप लोगों को पता होना चाहिए। वी आर देयर टू हेल्प, हम आपका फाइलिंग वर्क भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बस सिर्फ सपोर्ट दे। सिर्फ सपोर्ट भी नहीं करते। सैडली पंजाब में मैं CSR प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, CSR जो कंपनीज देती है, कुछ साल पहले एक कंपनी ने अप्रोच किया था फॉर द CSR ऑन मास डॉग वैक्सीनेशन, और मैं हर जगह पंजाब को पिच करती हूँ, पर कोई कंपनी जब तक गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं शो करती, कोई कंपनी पैसा नहीं लगाती। तो मैं तो जहां भी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, CSR समिट में जाती हूँ, पंजाब में दे दो, पंजाब में दे दो, पंजाब में दे दो, पर कोई पंजाब में देता नहीं। या तो मुझे केरला पटक देते हैं या मुझे दिल्ली पटक देते हैं, और मैं ना बोलती नहीं, क्योंकि वहाँ के जानवर भी है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। काम के लिए मैं ना नहीं करती। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ प्रोटेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ? जो एनिमल प्रोटेक्शन के लॉज बने हुए हैं वो ऑल ओवर इंडिया, लॉ ऑफ लैंड ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, पर पंजाब सरकार कितना इम्प्लीमेंट कर रही है? क्या स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना? नहीं बने। ऑन पेपर यस, मीटिंग मुझे बता दीजिए कब हुई। क्या हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग रूल्स 2017 में कानून आया उसको इम्प्लीमेंट किया? 2001 का जो ABC लॉ है स्टरलाइजेशन, मुझे सिर्फ ये बताइए पंजाब में कहाँ कहाँ स्टरलाइजेशन यूनिट नहीं है? अमृतसर है, होशियारपुर है, अभी होशियारपुर बना है, पटियाला है, सिटी में है, पर ये डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकती है। अब पटियाला कॉरपोरेशन का जो ABC यूनिट है, वो जो आपके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एरियाज है, अर्बन स्टेट हो गया, बाकी आसपास का पिंड हो गया, एरिया हो गया, हसनपुर पिंड जहाँ मेरा खुद का शेल्टर है, वो कवर नहीं होगा ना, वो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जुरिडिक्शन हुआ। क्या पंचायत के क्लस्टर बना के हमने वहाँ एक ABC ड्राइव की? क्या हमने वहां तक पहुंचाई? मंडी गोविंदगढ़ का ABC प्रोजेक्ट मुझे 2021 में मिला था, आज तक मुझे वो चलाने की परमिशन ही नहीं मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। तो इंस्पेक्शन ਤੁਸੀਂ करवा सकते थे, ईमेल आटे बागे मेरे हाथ में नहीं है। मैं कम से कम 100 से ऊपर लेटर्स लिख चुकी हूँ कि इंस्पेक्शन कर दो, इंस्पेक्शन ही नहीं हुई अभी तक। और फेलियर लगता तुम? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, हमारी जो फेडरेशन जो जिससे हम रिकॉग्नाइज्ड है सारी संस्थाएं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया,
हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करके आए, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया कि इंस्पेक्शन कर जाओ। अब इंस्पेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी फ्लॉज है, सरकार को बोलो ना ये फ्लॉज है, सरकार Right. इम्प्रूव करे। अब वो फाइलें ही चलती रहती है, फाइलें इतनी स्लो चलती है कि सालों साल लग जाते हैं। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, करेक्ट। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। अब एक हम अफसर को पूरा ब्रीफ करके आते हैं, समझाते हैं, ही गेट कन्विंस्ड, फिर पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, समथिंग हैपन। तो अब जितने पंजाब में एबीसी यूनिट्स है, ਹਾਂਜੀ क्या वो सारे फंक्शनल है? ਮੇਰੇ ਨਾਲ क्वेश्चन मार्क है। ਹਾਂਜੀ अगर सारे फंक्शनल है, किस कैपेसिटी से फंक्शनल है? कि अगर सपोज एग्जांपल आप कोई भी सिटी की, पटियाला की एग्जांपल ले लेते हैं, पटियाला में डॉग पॉपुलेशन कितनी है, डॉग डेंसिटी कितनी है और न्यूट्रल कवरेज कितनी है, आज तक यही नहीं पता। मैं खुद 2 साल से यहाँ पे नसबंदी का प्रोग्राम चला रही थी कॉर्पोरेशन के साथ, मुझे ही नहीं पता व्हाट इज द इम्पैक्ट। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, उसका डेटा है, बट ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? जो संस्था कर रही है, हम लोग कॉर्पोरेशन को जमा कराते हैं। ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? डेटा सही सबमिट होता है, डिपेंडिंग आप डेटा सबमिट क्या करा रहे हैं, नंबर 1। ਹਾਂਜੀ मैं आपको ये कह रही हूँ कि साल की स्टार्टिंग जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से प्रोजेक्ट एंड तक का इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑन ग्राउंड सर्वे तो थर्ड पार्टी करेगी ना। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ अगर सपोज जैसे 2 साल में हमारी संस्था ने पटियाला में काम चलाया, तो जो हमने ऑपरेशन किए, ठीक है, हमने डेटा सबमिट कराया, ऑर्गन्स एक एक काउंट हुए। ये पहले तो ऑर्गन काउंटिंग भी नहीं होती थी कई साल पहले पंजाब में। तो वो ऑर्गन्स जाते कहाँ थे? जी, वो ऑर्गन्स जाते कहाँ थे? पहले पंजाब सरकार को 2016-17 में ना पता ही नहीं था कि ऑर्गन काउंट होती है। दिल्ली से स्टार्ट हुई थी कि अगर आपने सर्जरी की है तो आप हर महीने के आखिर में सरकार को ऑर्गन्स काउंट कराओ कि सर्जरी कितनी हुई है। ਉਹਦੇ ਚ हेर फेर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ऑर्गन काउंटिंग में फिर एक और चीज हमने कई साल बाद शुरू कराई कि उसमें डाई डलवाओ, डाई ताकि वो ऑर्गन इधर से उधर ना जा पाए। Okay. फिर वो डिस्पोज, बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी डिस्पोज कराए। मैं तो खुद जब मॉनिटरिंग कमेटी की मेंबर थी, जब हमारी संस्था एबीसी प्रोग्राम नहीं लेती थी, तो मैं स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है एनिमल बर्थ कंट्रोल की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हरियाणा में, आई वॉज द पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी। मैं उसमें कैसे स्ट्रिक्टनेस करना है, कैसे सुपरविजन करना है, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट कराती थी। फिर मैंने रियलाइज किया जब ऑन ग्राउंड कोई काम ही नहीं कर रहा तो मैं मॉनिटर कर किसको रही हूँ? जब अपने आप को तब तो कोई था ही नहीं ना, तब तो ऑन ग्राउंड कोई था नहीं, हमने कभी शुरू किया नहीं था, तभी तो फिर मुझे ऑन ग्राउंड आना पड़ा। अपने पंजाब के लिए मैं ऑन ग्राउंड आई, बट पंजाब में बहुत स्कोप है करने का। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि पंजाब कहाँ कहाँ सही है और कहाँ कहाँ गलत है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स। सो इफ आई कंपेयर पंजाब ऑन एस्पेक्ट ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल, वो भी बहुत पीछे है, बट कंपेयर टू हरियाणा बहुत आगे है। अच्छा हरियाणा अपने तो बहुत पीछे है। हरियाणा में सिर्फ 2 या 3 एबीसी यूनिट्स है। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। पर आप यूपी से पीछे है, आप उत्तराखंड से पीछे है, यूपी ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। पर आप उत्तराखंड से बहुत पीछे है, आप साउथ इंडियन स्टेट से बहुत पीछे है। पर अगर आप बात करें मास डॉग वैक्सीनेशन की, वो यहाँ पे अभी तक ट्रेंड ही नहीं आया। अभी तक सरकार को पता ही नहीं है देयर इज अ नीड ऑफ मास डॉग वैक्सीनेशन। अगर हम रेबीज की बात कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं इस पटियाला के सारे कुत्ते वैक्सीनेट हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई। तो जब सारे डॉग्स को वायरस नहीं होता, उनको वो भी तो इफेक्ट हो रहे हैं ना, कोई और उसको काट रहा है, कोई जानवर उसे काट रहा है, तभी उसको रेबीज होगा, तभी वो हमें स्प्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी अगर वो हमें बाइट कर ले। अगर हमारे डॉग्स ही वैक्सीनेटेड है, इट क्रिएट्स अ हर्ड इम्यूनिटी। तो जब हमने कोविड का वैक्सीन लगवाया था, कोविड टाइम, ये हर्ड इम्यूनिटी का लॉ तब भी तो हुआ था कि सारे लोग वैक्सीनेट हो गए, सारे लोग इम्यून हो गए। तो अब आज आप भी मास्क नहीं डाल रहे, मैं भी मास्क नहीं डाल रही, वी ऑल आर सेफ। तो ऐसे ही अगर हमारे सारे पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पेट डॉग्स एंड स्ट्रे डॉग्स अगर सारे वैक्सीनेट हो जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रेबीज। तो मास डॉग वैक्सीनेशन साउथ इंडिया में तो चलता है, पर वो एनजीओ के एफर्ट से ही चलता है। अब सेम चीज मास डॉग वैक्सीनेशन में पटियाला में, अपने शहर में, मेरा होम टाउन है, पिछले 2 साल से बोल रही हूँ मास डॉग वैक्सीनेशन करे ताकि रेबीज फैले ही ना, रेबीज आए ही ना, डॉग प्रोटेक्ट हो जाए। But nobody wants to listen. Nobody wants to listen. So finally from 1st September
हम 3 NGOs मिलके खुद ही शुरू कर रहे हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। जी, मास डॉग वैक्सीनेशन करेंगे, हर डॉग को वैक्सीनेट करेंगे, बीट पेट डॉग, स्ट्रे डॉग या किसी का सेमी अडॉप्टेड डॉग। सो सारी पॉपुलेशन, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? जितना हमारे पास रिसोर्सेज है अभी के लिए तो पूरे पटियाला में ही कर सकते हैं। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। वैक्सीनेशन पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछिए कि वो वैक्सीनेशन प्रोक्योर कहाँ से कर रहे हैं और क्या उनके पास प्रोविजन है वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने का। जो जितना मुझे नॉलेज है वैक्सीनेशंस तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट इम्यूनोग्लोबिन्स अगर आप सिरम लगवाना चाहते हैं, कैटेगरी 3 बाइट है तो सिरम के लिए वो आपको कहेंगे बाहर से लेके आइए, विच इज़ अ वेरी कॉस्टली वैक्सीन। होता क्या है, वो बाहर जैसे अगर वैक्सीन लगाते हैं तो अंदर हमारी बॉडी एक आर्मी बनाती है वायरस से लड़ने के लिए, पर अगर सपोज डीप बाइट है या किसी बच्चे के फेस पे बाइट है, नेक पे बाइट है, कुछ ऐसी जगह पे बाइट है या बहुत डीप बाइट है तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी अंदर डालने के लिए उसे इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि कॉस्टली है। तो मैंने खुद सफ़र किया है कि जब मुझे वैक्सीन लगवानी थी तो इम्यूनोग्लोबिन बहुत कॉस्टली थी कि मुझे भी 2 बार सोचना पड़ा। चंडीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट को पता होगा कि क्या उनके क्राइटेरिया है टू प्रोवाइड प्रोक्योर दीज वैक्सीन। ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 3-4 ਟੀਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਜਰਲੀ। पहले लगते थे 5 इंट्रा ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 12 14। तब तो नानी बोलती थी कि 14 लगते हैं, असली में क्या लगते थे मुझे नहीं पता, बट जब से मैं इस काम में हूँ तो 5 लगते थे। तब 1 ml लगता था इंट्रामस्कुलर। ओके। अब क्योंकि रिजीम चेंज हो गया है, अब इंट्राडर्मल लगता है 0.1 दोनों तरफ, उससे भी टाइटर उतना ही इंक्रीज होता है, बल्कि उससे ज्यादा इंक्रीज होता है। अभी WHO के साथ रिसर्च चल रही है कि रिजीम 4 से 3 कर दे, 037, तो उस पर रिसर्च चल रही है। बाकी देशों में अब 3 पे आ चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 14 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਪ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जब हमें डॉग बाइट होती है तो सबसे पहले चलते हुए पानी के नीचे बाइट को रखना है, वुंड को रखना है, ताकि जितना सलाइवा लगा हुआ है, जितना भी खून आ रहा है, सलाइवा लगा हुआ है, वॉश हो जाए। मिर्ची और हल्दी लगाने से तो हम दबा रहे हैं ना उसे। मिर्ची हल्दी से सलाइवा कुछ और नहीं इन्फेक्शन बीच ही रह जाएगा। बीच में रह जाएगा, तो हमें तो हटाना है। तो चलते हुए पानी के नीचे अगर 15 मिनट आप रख दीजिए, 99% तो वही आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ, अब आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कबड्डी प्लेयर वाला। अगर उन्होंने डॉग रेस्क्यू किया, लाइक ही मस्ट बी अ गुड ह्यूमन, तो उन्होंने डॉग रेस्क्यू किया, डॉग मस्ट बी रेबिड, तभी वो बाइट हुआ, उन्होंने वो बाइट इग्नोर की, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ही डाइड। शायद उन्होंने भी मिर्च वाला सौदा बनाया होना। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये चीज़। हम जब स्कूलों में भी एजुकेट करते हैं या लोगों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है, जैसे कई जगह मिर्ची, कई जगह चूना, कई जगह कुछ लगाने को बोल देते हैं। आपको जो लगाना है, मैं ये नहीं कह रही मत लगाओ, वॉश करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद जो लगाने लगाइए, उसके बाद वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। पहले वॉश ज़रूर कीजिए। वॉश को अवॉइड तो सोचना भी मत कि वॉश से पहले हम ये लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा,
तो उसके बाद जो सबको करना है आप कर सकते हैं, बट वैक्सीन का कोर्स पूरा कीजिए जब आपने वैक्सीन कर ली, क्योंकि जो रेबीज का वायरस है सर, वो खतरनाक जरूर है, बट इट इज वेरी फ्रेजाइल, इट इज सो फ्रेजाइल कि आप आराम से उसको साबुन और पानी से मार सकते हैं। इट्स अ बुलेट शेप वायरस, आराम से आप उसको जब कर सकते हैं, जब सोल्यूशन हमारे पास है तो क्यों नहीं। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? डिपेंड करता है कि आपके घर के डॉग ने जो आपको बाइट किया है वो क्या आपके घर के डॉग को रेबीज है या नहीं। बट अगर आप मुझसे पूछिए, प्रिवेंटिव से एक आप वैक्सीन लगवा लीजिए। जो रेबिड डॉग होगा, चाहे घर का हो या स्ट्रे डॉग हो, डजेंट मैटर, कोई भी डॉग जो रेबीज इन्फेक्टेड होगा वो 10 दिन के अंदर मर जाएगा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਰੈਬਿਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਡੌਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं? वैक्सीन हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अब तो बिल्कुल ही पेनलेस वैक्सीन हो गई, वैक्सीन हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आम लोगों को नहीं पता लगेगा डॉग रेबीज है उसको नहीं है, मे बी डम फॉर्म ऑफ रेबीज है या एग्रेशन फॉर्म ऑफ रेबीज है, वो आम लोगों को नहीं पता लगेगा। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੈਬਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਬਿਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई रेबीज दो तरह की होती है, एक डम फॉर्म, एक एग्रेशन फॉर्म। डम फॉर्म में डॉग बिल्कुल ढीला बीमार लगेगा, बट उससे रेबीज है, ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा कि उसे रेबीज है, और कोई भी डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा उसे रेबीज है। एग्रेसिव फॉर्म में भी डॉग के सामने हम लोग जब पकड़ते हैं उस डॉग को, जब केज में डालते हैं तो हम स्टिक टेस्ट करते हैं, उसके सामने डंडा रखते हैं, वो किस तरीके से बाइट कर रहा है, तो दैट इज एग्रेशन फॉर्म। एक वो डम फॉर्म में एक पैरालिटिक फॉर्म भी है जिसमें जॉ पैरालाइज हो जाएगा, चेंज ऑफ वॉइस होगा, तो कुछ क्लासिकल साइन सिम्टम्स है जिसे पता लग जाता है डॉग रेबिड है। अब आप कैसे कंट्रोल करोगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका एक स्पेसिफिक आंसर तो मैं नहीं दे सकती। आपके वहां पे अगेन अगर कोई नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है बाय एनी चांस, तो दैट इज देयर ड्यूटी टू कैप्चर दैट डॉग, आइसोलेट दैट डॉग, ताकि वो डॉग आगे ना फैलाए, किसी और जानवरों को या किसी और इंसान को ना काटे, तो उसे सोसाइटी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डॉग विल डेफिनेटली डाई विद इन फ्यू डेज। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि मुझे एक स्टेट नॉर्थ इंडिया की बता दे जो ऐसा आइसोलेट कर रही है डॉग्स को और उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेज रही है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। कोई भी नहीं है। हम लोगों के टेस्टिंग लैब्स है यहाँ पे, जलंधर में है, लुधियाना गढ़वासू में डी फैट टेस्टिंग होती है, फ्लोरेसेंट टेस्टिंग होती है। अब हमारे पास रैपिड टेस्ट किट भी है जिससे तुरंत पता लग जाता है कि डॉग रेबीज था या नहीं था। वो मरने के बाद ही पता लगेगा ब्रेन सैंपल से, पर अगर पॉजिटिव था तो हम एटलीस्ट उस एरिया के डॉग्स को रिंग वैक्सीनेशन कर दे, माने उस डॉग के जितने एरिया के जितने भी डॉग्स हैं उनको प्रिवेंटिव वैक्सीन कर दे और लोगों को अवेयर करना शुरू कर दे। इसे बोलते हैं रेबीज रिस्पॉन्स। वो कहाँ पे है? जब एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात तो अभी भी अधूरी चल रही है, तो रेबीज रिस्पॉन्स और मास डॉग वैक्सीनेशन, दीज ऑल थिंग्स जब सोल्यूशन है, WHO ने सोल्यूशन दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दे रखा है, लॉ बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना कि अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, और उसका हर्जाना कुत्ते क्यों भुगते। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ ਗਊ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ NGOs ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਕ NGO ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ।
इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, इसमें आपका है, मेरा है। अभी हमने चाय पी थी, उसमें दूध था। हाँ जी। दूध कहाँ से आ रहा है? डेयरी से। दूध कैसे आ रहा है? गाँव को उनका मज्जा गाय से। गाय का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर वो मेल है तो कहाँ जाएगा? सड़कों पे। सड़कों बच्चे को दूध मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। अगर फीमेल हुई तो साइड पे बांध देंगे, बेच देंगे, या फिर बड़े होके सेम चीज होता रहेगा डेली दूध निकालने के चक्कर में। जस्ट बिकॉज हम लोग दूध का डिमांड कर रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री में ये साइकिल चलता रहेगा। अब वो गाय जब बुजुर्ग हो जाएगी, कहाँ जाएगी? रोड पे, क्योंकि वो किसी जाना लायक कहाँ चाहिए? जाना कहाँ चाहिए? गौशाला क्यों बनी गौशाला। थी? नहीं। उनकी टेक केयर करने के लिए, गौशाला क्यों बनी थी? क्योंकि गाँव वालों कौन सी गाय को? आवारा तो हमने करी ना। जो डेयरी फार्म से जो सो कॉल्ड वेस्ट, जो हमारी सो यूज के लिए नहीं बची, जो फायदा नहीं दे ये सकती। माता तो सो कॉल्ड ऐसे ही हम बकवास मार रहे हैं। यू विल नेवर ट्रीट योर मदर लाइक हाउ वी आर ट्रीटिंग दीज काउज। एब्सोल्युटली ओके, सो इस डेयरी इंडस्ट्री में इन गायों का रोज शोषण होता है, रोज ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, इनके मेल बच्चों को मार दिया जाता है, उसके अंदर भूसा भर के खलबच्चा डाल के उनके सामने आगे रखा जाता है कि उसकी स्मेल से वो दूध देती रहे। बफलोस तो सारी स्लॉटर के लिए जाएगी, गाय का जाएगी, गाय को मार नहीं सकते। अब उसका स्मगलिंग भी आपको बताती हूँ कैसे होगा। आपको बीफ चाहिए गाय का, आपको पटियाला में भी अवेलेबल मिलेगा। वो गाय जो बुजुर्ग हो जाएगी उसके लिए गौशाला या पांजरा पॉल खुले थे, पर आप जब ये गौशाला में जाते हैं तो आपको कौन सी गाय दिखती है? बच्चों के Healthy- साथ वाली नहीं healthy हेल्दी गाय। जो दूध दे सकती है। करेक्ट। सो इट्स अ गौशाला बट इट्स अ डेयरी फार्म। कौन समझ आया? जस्ट लाइक अ बिजनेस काइंड ऑफ। वी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश। हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ते जब हमें पैसा कम। वही गौशाला जो फ्लड टाइम पे अपने बुल्स और गाय को अंदर लॉक करके चली गई थी और संस्थाएं वहां पे लड़ लड़ के निकाल रही थी, तो वो गौशाला कहाँ थी जब वो अंदर गाय फंसी हुई थी? अगर गाय से इतना प्यार है तो क्यों उनके बच्चे करा के वहां दूध बेचा जाता है? और हम बेवकूफ लोग वहां पे आंखों पे पट्टी डाल के गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है करते करते उसके बच्चे का दूध हम लोग पी जाते। और जो बुल्स, जो छोटे छोटे बछड़े या सरंद रोड पे फेंके जा रहे हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है कौन है वो ठेकेदार जो 200-400 रुपए लेके पिंडों से इकट्ठे करके रात को या सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। और फिर ब्लेम किसको लगाएंगे? सरकार को ब्लेम लगाएंगे हम इन जानवरों को। सरकार टैक्स ले रही है, सरकार ठेके दे रही है वो डेयरी फार्मर्स को गौशाला चलाने के लिए। आप गुजरात जाइए, आपको वहां के पांजरा पॉल देख के आइए और यहाँ की गौशाला देखिए। मैंने देखी है, मैं पूरा इंडिया घूमी हूँ। की फर्क लगा था? वहां पे स्लॉटर से बचाए हुए जानवर है। गौशाला में गाय जो स्मगलिंग के लिए जा रही थी कर्नाटका, वहां से बचाई हुई, वो जैनी लोग चलाते हैं, सरकार नहीं चलाती। वहां जैनी लोग चलाते हैं दिल से। आप यहाँ पटियाला की संस्थाएं देखिए, आपकी ये गवर्नमेंट गौशाला के सामने आसपास ही प्राइवेट एनजीओज है, वहां पे जख्मी गाय पड़ी है, बुल्स पड़े हैं, वो तो नहीं देखते गाय है या बुल है या बफलो है, वो तो नहीं देखते, जख्मी देखते हैं, इलाज करते हैं। आप मुझे एक भी गौशाला में जख्मी दिखा दीजिए। कोई नहीं आएगी। मैं इस चीज़ का मैं खुद विटनेस, मैं खुद गौशाला 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल, गाजीपुर कॉरिडोर है, दिल्ली सर- जाता है, गाजीपुर वेस्ट ये केएमपी से रात को। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ सब ਵੱਡੇ है। ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? सब इन्वॉल्व। किस किस को पकड़ोगे? सब इन्वॉल्व है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ बंदूकें Openly। लेके बंदूकें लेके जा रहे हैं लोग। ਤੁਸੀਂ बड़े ओपनली बोल रहे हो। मैं ओपनली बोल रही हूँ यार, कर रहे हैं लोग। क्या करूँ मैं? जब मैं तो दूध पीना बंद कर सकती हूँ, सबको कहती हूँ दूध पीना बंद कर दो, आलमंड मिल्क पे आ जाओ, दूध की डिमांड कम हो जाएगी। Now if we go to the metro cities, there are vegan cafes, vegan trends आ रहा है। पंजाब में मुश्किल इसलिए क्योंकि हम बचपन से दूध मक्खन दही में पले हैं। बट अगर हम दूध का सब्स्टिट्यूट, दूध है क्या वैसे? आप मुझे ये बताइए, दूध क्या है? मैं आपका इंटरव्यू, दूध में क्या है? प्रोटीन। पस, ब्लड, ऑक्सीटोसिन। बट अगर उसको मेडिकल देखिए तो बोलते हैं प्रोटीन है इसमें। पस, ब्लड, ऑक्सीटोसिन। इतने हार्मोन्स के हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? अगर दूध हम बिना, ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ मिल्क हो गया है, ये बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
जब पहले के ज़माने में अभी अभी जैसे जन्माष्टमी गई है तो मुझे भी घर पे बोला मक्खन का प्रसाद है, कृष्ण जी भी लेते थे। उस टाइम पे सबके पास गाय होती थी, क्या स्लॉटर होता था, उनके बच्चों को भी नहीं, पाला वो जाता रखते था, थे। हल चलाए जाते थे, हाँ है जी, ना। हाँ जी। तब वो यूज होते थे। अब होगी कमर्शलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है विच इज नो लेस देन अ रेप। जब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखेंगे, पूरा हाथ अंदर जाता है, एंड हाउ दीज वेट्स आर डूइंग, इवन दे नो इट्स क्रूअल। You ask the vets, they will tell you how cruel it is, but it's their job. उसके बाद बफलोज में रोज ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंड हाउ पेनफुल इट इज। क्यों ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन क्यों लगाए थे? क्योंकि बच्चा तो मार दिया, बच्चे की जगह तो खल बच्चा टंगा हुआ है। और मैंने डेयरी फार्म्स में जाके इन्वेस्टिगेशन किया। मैं लुधियाना गई थी जब मेरी जॉब थी टू डू दिस स्टिंग ऑपरेशंस, तो मैं डेयरी फार्म में गई थी। मुझे वहाँ इतना अनसेफ हुआ, मैं भागी थी वहां से, क्योंकि मैंने खल बच्चे देख लिया और मैं डर गई और मैंने उसकी फोटो कल ली। बच्चे मतलब जब बच्चा मेल काफ हुआ है तो मेल काफ को हम साइड पे बांध देंगे। बफलोज में ये स्पेशली होता है। मेल काफ को हमने साइड पे बांध दिया, और जब वो मर गया, भूखा प्यासा मर गया, तो उसकी चमड़ी निकाल के उसके अंदर भूसा भर दिया, तो एक खल बच्चा बन गया। तो यहाँ पे उसे भूत बोलते हैं पंजाब में, कि भूत है, इट्स अ कोड वर्ड। तो भूत माँ के सामने रखा, स्मेल आएगी बच्चे की, वो स्मेल से ऑक्सीटोसिन दे के दूध निकाला जाता है। इट्स अ टोटल हार्मोनल इम्बैलेंस। अब दूध में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आप सोचिए। मैं सोच के भी हैरान हो गया। मतलब अंदरों ना मन इदां भरिਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ बुरा ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ने ਕੀਤਾ? मुझे नहीं पता। अभी जब सरहद रोड पे बहुत ज्यादा बछड़े छोड़े गए थे, मैं आंख बंद करके आ रही थी, आई वाज ड्राइविंग, चंडीगढ़ से आ रही थी, और मुझे पता था, मुझे बुरा लग रहा था। एक बहुत छोटा, हार्डली 2 महीने का बच्चा भी नहीं होगा, टिक से भरा हुआ रोड के बीच में बैठा था। वो नहीं देखा गया मुझसे। वो फिर मैंने गाड़ी बुलवाई, उसको रेस्क्यू कराया, वो मेरे पास है, टॉम टॉम नाम है उसका। एंड मतलब जब मैं उसको देखती हूँ ना, वो मुझे जाके हक करता है। छोटा सा बछड़ा है। अब 2 बछड़े और हैं मेरे पास, बड़ा भीम छोटा भीम, वो 2-2 साल के हो गए, बिगड़े हुए हैं। बट जब मैं उनको देखती हूँ ना, मतलब आई डोंट नो कैसे लोग कर लेते हैं, बट पैसा और आई डोंट नो, मतलब फार्मर्स कैसे कर रहे हैं, मतलब या तो यूज टू हो गए देख देख के, कि जैसे मीट कटने वाला, जब उसके सामने मीट कट रहा है तो वो यूज टू हो गया ना। और जब कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसके सामने कोई डेथ होती है, वो यूज टू हो जाता है वो चीज देख के। नॉर्मल बंदा शायद नहीं देख सकता। अगर ड्रिप लग रही हो, आप नहीं देख पाओगे, मैं नहीं देख पाऊंगी, है ना, हमें डर लगेगा। पर जो नर्स रोज लगा रही है वो यूज टू हो गई। आई थिंक दे आर यूज टू इट। तो इसीलिए शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट थिंकिंग। मेरे शेल्टर के सामने डेयरी फार्म है, और वो जिस तरीके से अपने जानवरों को पीटते हैं, मेरा स्टाफ अंदर रो रहा होता है सुन। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਘਰ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਸ ਭਰ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਨਾਟ ਮੀ ਓਨਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਐਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਟ
ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਰੀਅਲ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਬੀਫ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਫ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। सेम चीज बाकी जानवरों के साथ भी हो रही है। फर्क कुछ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? नहीं। मेरी कौन ਕੌਣ ਗੱਲ ਐਸਾ? फ्रस्ट्रेटेड लोग। कोविड टाइम में तो अब्यूज बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। होम टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करें आप मुझे बताइए। ਹਾਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? नहीं नहीं, रिपोर्ट कर दे, विद एविडेंस रिपोर्ट करते हैं। कहाँ रिपोर्ट कर? ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। सुनेगी ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। नहीं, विद एविडेंस रिपोर्ट कर दोगे तब भी नहीं वो मानेंगे, वो बात दबाने की कोशिश करते। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੌਗ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁੱਤਾ ਆ, ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आपके पास कौन सा डॉग है? मेरे पास स्ट्रीट डॉग्स हैं 3, एक बीगल। बीगल कहाँ से है? यहीं से। जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई रहेगी। पंजाब जो है वो हब ऑफ डॉग ब्रीडिंग है। बट जो मेरा बीगल आया गांव से आया, तो क्या हो हाँ उन्होंने भी कहीं से लिया था। गया? नॉट अ देसी डॉग, यहाँ का तो नहीं है, ब्रीड तो कराया, चाहे आपने पैसे दे के लिए या गिफ्ट आया या कुछ भी है, आया तो सोर्स तो एक ही है ना। जब आपने वो लिया तो कितने साल का था, कितने टाइम का, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। और उसकी माँ, सोचो 20 दिन का बच्चा एक माँ से अलग करके अगर हम ले रहे हैं, हमें तो बच्चा क्यूट लग रहा है, दैट्स ओके। मेरा फेवरेट गोल्डन रिट्रीवर था, मैंने उसके लिए शायद मुझे 10th क्लास में बोला था कि अच्छे नंबर आएंगे तो गोल्डन रिट्रीवर मिलेगा। बट जब हम एक छोटा पपी लेके आते हैं तो क्या हमने सोचा है कि उसकी माँ का क्या हाल, कहाँ है वो, किस हालत में होगी? तो दैट इज पपी मिल्स। हर पंजाब के पिंड में बैकयार्ड ब्रीडिंग चल रही है, जो कि गैर कानूनी, छोड़ो यहाँ तो कानून सुनता कौन है, अनएथिकल, क्रूअल। ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? अवेयरनेस ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ये तो करना है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। अभी शायद इस पॉडकास्ट के बाद क्या क्या मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको जरूर स्क्रीनशॉट भेजूंगी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ, धमकियों वाले मैसेजेस भी आया है, बट मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ क्या सही है क्या गलत है। आप जो ये बिजनेस कर भी रहे हैं, सिर्फ ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि आप सही कर रहे हो। कई ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जो इस काम से निकल चुके हैं क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है। और कुछ ऐसे ब्रीडर्स को भी मैं जानती हूँ जो अपने डॉग्स को बहुत अच्छी तरह रखते हैं। आई एम ओके फाइन, ठीक है, आई एम अगेंस्ट ब्रीडिंग विच इज टोटली अनएथिकल। आप एक माँ को बच्चे से अलग क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ हम स्पीशीज बदल दें, कुत्ते की जगह इंसान आ जाए, इंसान की जगह कुत्ते आ जाए, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगी। ਹਾਂ ਜਿਸਕੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਿਆ। इंसानों की हालत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बट मैं एनिमल वेलफेयर तक ही सीमित रहूँगी, जो मेरा स्कोप है। जहाँ तक मैंने देखा है, नॉलेज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी बहुत अच्छी NGOs काम कर रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ये ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उनकी जगह हम हो, हमारा बच्चा है, सेम चीज़ हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा। वो जानवर भी एक सेंटिएंट बीइंग है, उसको भी सेम तरीके से भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है जैसे हमें होता है। सिर्फ ये अपने आप को दूसरी जगह रख के सोचना है कि कैसा लगेगा। तो आप खुद ही
बता दे कि आप वो चीज कंटिन्यू करेंगे या रोकेंगे। इट्स अ इजी मनी इन पंजाब, बैकयार्ड ब्रीडिंग। एक बीगल दूसरा बीगल, पपीज आ गए, 10,000 में बेच दिए, मिक्स ब्रीडिंग होगी। डॉग शो में गए, लैब्रा लैब्रा कह गए 600 में बेच दिए देसी कुत्ते। पर जो ले रहे वो बेवकूफ है क्या? मेरे आपको दोस्त में होया आपको ਏਦਾਂ। मैं अपना देसी बच्चा दिखाती हूँ, आप मुझसे पूछेंगे ब्रीड कौन सी है। देसी डॉग्स, आप देसी है, मैं देसी हूँ, वी आर प्राउड देसी। तो कुत्ता देसी रखने में कौन सी शर्म है? ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैं ऑलरेडी इंटरवेंशन फाइल कर चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जो अभी 3 जजेस का बेंच है, ਹਾਂਜੀ लास्ट हियरिंग में दे वर वेरी ओपन, एटलीस्ट वो सुनने को तैयार थे। दे वांट द सॉल्यूशन एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो कुछ भी अपने लॉ के अगेंस्ट तो जजमेंट नहीं पास करेंगे। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? सुओ मोटो केस था, खुद ही लगाया उन्होंने केस। डॉग मैटर के तो अलग केसेस चल रहे थे, सुओ मोटो केस था, तो हमें तभी थोड़ा अंदाजा हो गया था कि कुछ तो ऐसा आएगा एज पर द हिस्ट्री ऑफ दैट ऑनरेबल जज, कि उनके बाकी केसेस में भी ऐसा हुआ है कई बार, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। एंड आप जब जज है ना, तो आपको न्यूट्रल रह के अपने लॉ के फेवर में, कि लॉ मेंटेन हो, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देना चाहिए। पर जो 11 तारीख को कोर्ट में हुआ, वो तो बिल्कुल ही अपने वो उन्होंने उनके खुद के बनाए हुए लॉ के अगेंस्ट चला गया ना। और इतना एग्रेसिव जजमेंट जो कि हमें, हमारे इंडिया को 20 साल पीछे लेके जा सकता है। सपोज कीजिए एक एरिया के सारे डॉग स्टरलाइज है, न्यूटर्ड है, सब कुछ ठीक है, आप उनको उठा के जंगल में फेंक देंगे और डॉग्स आ जाएंगे, सो रेबीज इंसिडेंट्स बढ़ जाते, डॉग बाइट बढ़ जाते। ਇਹ ਅਗਰ ਇਮੇजिन करिए तो इट्स जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी वाली मूवी। और बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। मैं तो एथिकल बात ही नहीं कर रही, एनिमल लवर भी छोड़ो, रहने दो एनिमल लवर। आप वो देखिए कि इतने साल की कुछ तो मेहनत हुई, कुछ तो डॉग स्टरलाइज हुए। एनिमल लवर्स जिनको ये माइनॉरिटी बोल रहे हैं, जो सड़कों पे दिल्ली में जा के हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जॉब के बाद ये लोग अपनी पॉकेट से हजारों रुपए मंथली लगा के कुत्तों को खाना खिलाते हैं ताकि वो एग्रेसिव ना हो। भरपेट जानवर एग्रेसिव होगा या खाली पेट? खाली पेट। करेक्ट। मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला तो मैं एग्रेसिव होंगी ना, तो सेम चीज बाकी जानवरों में भी ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ पेट ਹੁੰਦਾ। करेक्ट। सो इतना कॉमन सेंस तो सब में है, चाहे जानवर पसंद हो ना पसंद हो। सोल्यूशन पे तो हम भी चाहते हैं कि सड़कों पे पपीज डॉग्स ना दिखे, हम भी सेम ही चाहते हैं, बट हम एथिकल, लीगल, साइंटिफिक तरीके से चाहते हैं। अनएथिकल, नॉन साइंटिफिक तरीके से नहीं चाहते। किलिंग करके देख लिया 2001 से पहले सरकार ने, बहुत मारे हैं, गैस चैम्बर्स में डाल के मारे हैं, शूट कर के मारे हैं। हुआ क्या? आप गार्बेज कंट्रोल करें, गार्बेज कंट्रोल, डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट, अपने आप सब कंट्रोल। हम भी नहीं चाहते कि वो बेचारे सड़कों पे सफर करें। और सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं घर पे डॉग ले जाइए, तो आप हमें उतना बड़ा घर दिला दीजिए। हम एनिमल लवर्स के पास 1-2 कुत्ता नहीं, 10, 15, 20 कुत्ते भी है घर में। तो उसी जो के में मैनेज प्रोटेस्ट कर में लो। आए हैं ना हमारे पास, हम भी तो यही कह रहे हैं, अडॉप्ट करें। एक आप ले जाइए, एक आप ले जाइए, एक मैं ले जाती हूँ, सब एक अडॉप्ट कर लेते हैं। सड़कों पे वैसे कुत्ते नहीं। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੌਗ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ गांधी ने एक पोल खोली है सरकार दी। पॉलिटिकली फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो सेंसिबल थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। नो मैटर वो डॉग लवर है या नहीं है,
राहुल गांधी जी के पास खुद एक ब्रीड वाले कुत्ते हैं, उनके पास कौन सा देसी कुत्ते हैं? स्टिल ही सपोर्टेड द कॉज, एंड 2-3 और अलग अलग पार्टीज के थे वो सपोर्टेड दिस कॉज, चाहे सेंसिबली या इमोशनली। या इमोशनली डिस्ट्रैक्ट किया या नहीं किया, हो भी सकता है, बिकॉज अचानक से सुओ मोटो केस, अचानक से हियरिंग और अचानक से एग्रेसिव फैसला। ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। इतना तो मैं नहीं कह सकती, पर जब स्टेटमेंट आई है और हमारे रिलेटेड है, हम सारी एनजीओ, सारे फीडर्स, कुछ ऐसे फीडर्स है जो खुद एक रोटी खाएंगे, जो सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं अंकल, रेडी चला रहे हैं, उनके पास भी 6-6, 5-5 कुत्तों को वो खाना खिला रहे हैं। और अब हम लोग सरकार के साथ मिल के काम करते हैं डॉग स्टरलाइजेशन पे, और हमारी बैकबोन पता है क्या है? जब हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं, यही फीडर्स डॉग उठा के स्टरलाइज कराते हैं, यही फीडर्स डॉग वैक्सीनेशन में हेल्प कराते हैं। अगर डॉग एग्रेसिव हो, हम भी नहीं पकड़ पाएंगे, हमारे कैचर्स भी नहीं पकड़ पाएंगे, यही लोग हेल्प कराते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ NGOs ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਰੱਖੋ। ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਲਵਰ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ NGOs ਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। एनिमल एनजीओ करती क्या है? ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ NGO ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। आप वो खुद भी डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ करेक्ट, लार्ज एनिमल मान सकती हूँ, बट हमें ये भी समझना होगा, अब मैं रेस्क्यू में काम नहीं कर सकती, हमारा डॉग शेल्टर है, उसमें 100 से ऊपर डॉग्स हैं, बट जब हमें रोज केस आते हैं, हमारे गली का कुत्ता बीमार है, नहीं चाहिए, हमारे पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, हर शेल्टर के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैन पावर है। हमें कोई सरकारी हेल्प तो मिलती नहीं, या कोई गवर्नमेंट शेल्टर तो है नहीं कि फंडिंग की टेंशन नहीं है, आप जितने मर्जी मैन पावर हायर कीजिए, एम्बुलेंस है, हम रिक्शे में बिठा के NGOs लेके जाती है कई बार। तो अगर किसी को कोई छोटा बच्चा मिलता है, पपी मिलता है, जो वो खुद कर सकता है मैनेज, तो प्लीज एक बार डॉक्टर के पास एटलीस्ट ले जाइए, NGO का उस टाइम तक वेट ना करें। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਢ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। जब आप NGO को कॉल करते हैं ना, तो आप उनको एग्जैक्टली बताइए आपको किस प्रकार की मदद चाहिए। तो मोस्टली हमें NGOs को कॉल आती यही है, आप बस आइए, अभी के अभी आइए, कुत्ते बीमार है, अभी ले जाइए और आप रखिए उसे जिंदगी भर। कैसे? आप तो बताएं, हमें इस चीज का डर है, सपोर्ट देम विद समथिंग, मे बी कि आप पकड़ने में हेल्प कर दीजिए, हम वेट के पास लेके चलते हैं, हम अपने वेड़े में कुछ दिन रख लेंगे, आप ट्रीट करने आ जाइए, या हम इसको सड़क पे हम इसको दवाई खिला देंगे, आप हमें दवाई दे दीजिए, या फिर दवाइयों का कॉस्ट हम दे देते हैं। कुछ साथ में एफर्ट तो डालिए, अकेले NGO क्या कर लेगी? सिर्फ कॉल्स ही आती है, आपने NGO खोली क्यों है अगर आप कुत्ता नहीं? अरे आप NGO आके तो देखिए, कभी शेल्टर में तो आप आए नहीं, आपने देखा ही नहीं कि अगर इतनी सी वुंड का हम कुत्ता अंदर ले आए, तो जो कुत्ता पैरालाइज हो गया, या जो कुत्ता चल नहीं पा रहा है, या जो कुत्ता ब्लाइंड है, उसकी जगह हमने ऐसी डॉग को दे दी जो कि हेल्दी है। अब आप मेरे पास आइए, 118 डॉग्स है, उसमें से 118 डॉग्स है, उसमें से ऑलमोस्ट 50 हेल्दी डॉग्स है। अगर वो 50 अडॉप्ट हो जाते तो मैं शायद 100 और पैरालाइज्ड केसेस ले सकती थी। ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਡੌਗ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਡੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਉਂਦਾ? हम अलग रखते हैं, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। शेल्टर अलग ही रखते ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਪਏ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? एक कंसेप्ट आया है जो काफी लोग समझ पाएंगे, वन हेल्थ अप्रोच। दैट मीन्स हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनिमल्स इज इक्वल टू हेल्दी अस, हेल्दी पीपल। ਓਕੇ। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, आसपास के जानवर हेल्दी होंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे। जानवर से प्यार हो ना हो, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट जो हमारी ड्यूटीज बनती है आसपास का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम मेंटेन करने के, वो तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। एक और बात, अगर हम ये जानवर सारे डॉग्स हटाने की जो बात हो रही है, अगर हम एक एरिया से 1994 में सूरत कॉरपोरेशन ने सारे डॉग्स उठा दिए थे, और आप गूगल कीजिए हुआ क्या था। रैट्स आ गए थे, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तब कैसे कंट्रोल करोगे? और अगर वे सारे डॉग्स उठा दिए, जैसे बॉम्बे में काफ़ी पॉश इलाके में डॉग्स जैसे काफ़ी टाइम से स्टरलाइज हो गए, तो काफ़ी बुजुर्ग डॉग्स है या बहुत कम डॉग्स है, तो वहाँ पे कैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर कैट स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चालू है बॉम्बे में। तो अगर आप एक इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने का सोच रहे हैं, नो मैटर यू लाइक देम और नॉट, यू लीव दैट, सिर्फ ये डॉग लवर होने के उस पर नहीं बोल रही मैं। अगर आप एक इकोसिस्टम इम्बैलेंस करेंगे, वो आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉग्स कोल्ट आएंगे, रैट्स आएंगे, कैट्स आएंगे, प्लेग की बीमारी फैलेगी और बीमारियां फैलेगी, फिर क्या करोगे? और बाहर से रेबिड कुत्ते और आएंगे, डॉग्स विल बी मोर वाइल्ड। सो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और लास्ट मैसेज जो आपने कहा, वो मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी डॉग पालना है, कोई भी डॉग आपने अडॉप्ट करना है या खरीदना है, मैं एक पॉडकास्ट में शायद मैं सबको चेंज ना कर पाऊँ, तो रादर देन कि हम उसका ब्रीड देखें, हम ये देखें कि हमारी घर की सिचुएशन, हमारी सिचुएशन और डॉग का बिहेवियर मैच होता है या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर एक छोटा बच्चा है, सो आप कौन सा डॉग लेंगे? और आप एक फ्लैट में रहते हैं, आपके घर एक छोटा बच्चा है एंड आप वर्किंग है। तो एक डॉग है जो फेमस है बहुत ज़्यादा, पोमेरियन, तो मैक्सिमम लोग वही लेते हैं। अगेन, आप वो डॉग लेंगे जो चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर हो, जिसका जो फ्लैट एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहे और जिसकी मेंटेनेंस कम हो, क्योंकि आप सब वर्किंग है, ना कि ब्रीड पे। हर ब्रीड डिफरेंट होता है, जैसे हर इंसान, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप पंजाबी, मैं पंजाबी, बट आप अलग है, मैं अलग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब, बट हमारी शायद बोली सेम हो सकती है, मैं पंजाबी समझ सकती हूँ अगर, या कोई मलयाली बैठा वो नहीं समझ पाएगा। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, बट आप एज अ ह्यूमन डिफरेंट है, मैं एज अ ह्यूमन डिफरेंट हूँ। हर पोमेरियन, आपके घर का पोमेरियन शायद मेरे घर का पोमेरियन अलग होगा। तो जब भी आपने डॉग लेना है, तो वो एक इंडिविजुअल है, उसका बिहेवियर अपने घर के सिचुएशन के साथ अगर आप मैच करके लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए भी और उस जानवर के लिए भी। तो आपको कभी उसको छोड़ने का या कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और प्राउडली देसी पालिए, आप देसी है, मैं देसी हूँ, आप सब देसी है, तो प्राउडली देसी पालिए। आप कभी भी आके देखिए, हमारे घर पे देसी डॉग्स हैं, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। आप मैं हूँ पूछेंगे कि कौन सी ब्रीड है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਟਬੁੱਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? पिटबुल फाइट्स बहुत कॉमन है, पंजाब हरियाणा में बहुत कॉमन है। और ये मैचेस होते क्यों हैं? पेट जुए के लिए, सिंपल है। ड्रग्स भी बहुत इन्वॉल्व है इसमें, ड्रग डीलर्स बहुत इन्वॉल्व है। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, इट्स अ मैच जिसमें ड्रग्स, नशे बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत कॉमन है। और इसमें नई पार्टीज कैसे, वो नए लोगों को कैसे जोड़ते हैं, सरकारी स्कूल के लड़कों थोड़ा थोड़ा देख के, यू नो, प्रवोक। अगर मेरे को सपोज, यू नो, किसी डॉग को बुलाना है, आई विल शो द बिस्किट, राइट, कि वो आएगा मेरे पास। दिस हाउ दे प्रमोट दीज थिंग्स। जस्ट, और अगर पिटबुल जो इतना बदनाम है, वो एक्चुअली नैनी ब्रीड था, बच्चों के लिए बनाया गया था वो ब्रीड। तो बट हमने उसे, डोंट ब्लेम द ब्रीड, इट्स बिकॉज ऑफ आवर डीड कि वो ऐसा है। जब उनके कान क्रॉप कर दिए, बांध के रखा, स्ट्रीट डॉग से फाइट कराया, स्ट्रीट डॉग से, यू नो, लड़ाई करवाई, तो स्टीरॉइड्स भी लगवाए उनकी, उनकी, यू
मसल बिल्डिंग के लिए। और जब वो जो हार गया कुत्ता, उसका क्या होता है? गोली मारते हैं। गोली मार देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं। हमें पिटबुल यहाँ पीछे टैगोर है मॉडल टाउन में, हाँ जी। डस्टबिन के अंदर से मिले, मरा हुआ नहीं जिंदा, हाथ पैर बंधे हुए। यू वांट द फोटोग्राफ्स? आई विल शो द फोटोग्राफ्स। अभी मेरी जो पिटबुल है वो ब्रीडिंग में इस्तेमाल की गई थी, जो मैंने घर पे पाली है। शी इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट डॉग। आज तक भौंकी भी नहीं होगी किसी को। जिस तरीके से हम उसे पालेंगे उस तरीके से। तो हम इंसान ने क्या किया, हमने वो देख लिया कि पिटबुल का जॉ लॉक बड़ा स्ट्रांग है, तो हमने उसे फाइटों में इस्तेमाल किया। ग्रे हाउंड्स को रेसिंग में इस्तेमाल किया, जुए में इस्तेमाल किया। अब जो हार गया उसकी हालत सोचो। और प्राउडली इलीगल होने के बावजूद हमारे सिंगर्स, पंजाबी सिंगर्स इसको गानों में प्रमोट कर रहे हैं और यूट्यूब पे चैनल्स बन रहे हैं। और इसका कोई बैन नहीं हो रहा। लॉ तो बन गया ना, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जब इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा? इसके साथ एक और चीज़ भी है आजकल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲ चीज़ करते हैं ਅਸੀਂ। ये गाने जो पंजाबी गाने हैं सुनने में तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब मैं इनके लिरिक्स सुनती हूँ या जब देखती हूँ, क्यों वायलेंस प्रमोट करना? पंजाब में वायलेंस और ड्रग्स के नाम से क्यों हमें मशहूर कर रहे हो? हमारे पंजाब में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਵੀ ਆ। ਝੂਠ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ज़्यादा हाईलाइट होने हैं पंजाब करके। हम ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, पर जो गानों में बंदूकों का ट्रेंड, थार का ट्रेंड, शो ऑफ का ट्रेंड क्यों लाना है? क्यों लाना है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कॉक फाइट्स तो इतनी कॉमनली, पिटबुल फाइट्स इतनी कॉमनली दिखाई जा रही थी कुछ गानों में। वो तो सिद्धू मूसेवाले पे मैंने कंप्लेंट भी कराई थी कि कुछ है उस आफ्टर 1 साल बाद जब कंप्लेंट का कॉल आया, उससे कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई। दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट हमें अपने यूथ को, पंजाब के यूथ को ऐसा प्रमोट ना करें कि शो ऑफ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਭਜਨ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ It's not 20% about भजन। मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ वीडियोस में वायलेंस और ये इलीगल चीजें ना। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। कुछ गाने पंजाबी ऐसे भी है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट दे आर वेरी नाइस सॉन्ग्स। ऐसा तो नहीं है कि सारे पंजाबी गानों में यही आ रहा है। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸਲਾ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟ, ਫਿਰ ਪਿਟਬੁਲ ਦੀ ਫਾਈਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।